जी बस है, किस्सा ख़त्म हो गया, चलें। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लासेस शुरू की थी और कुछ बुनियादी चीज़ें हमने देखी थी कि क्लास के अंदर दो किस्म की इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, कुछ पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं और कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ें थी। कुछ आज का काम शुरू करने से पहले थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी ज़रूरी है, उसकी वजह से जो बात 3 मिनट में होती है तो वो 1 मिनट में हो सकती है। ठीक है जी, तो अभी तक इसको लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे थे पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन और ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रॉपर लफ्ज़ है पहले वो देख लें कि ये जो हमारे पास यहाँ पे आपको दो डब्बे नज़र आ रहे हैं, एक तो ऊपर पब्लिक लिखा है सिर्फ इसके बताने के लिए कि ये पब्लिक है। ठीक, ये जो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास होते हैं इनको कहा जाता है मेंबर्स। ठीक है, इनको या मेंबर्स कहते हैं या फील्ड्स कहते हैं। ठीक है, आ जाएगा, फिलहाल नहीं आ जाएगा वो बात। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक तो इनको या मेंबर्स कहते हैं या फील्ड्स कहते हैं, कभी कभी इसको लोग क्लास वेरिएबल्स भी कहते हैं, लेकिन मेंबर्स या फील्ड्स का लफ्ज़ जो है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल होता है। सही हो गया जी। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शंस हम इसके अंदर बनाते हैं, इनको यहाँ पे फंक्शंस नहीं कहा जाता, इनको यहाँ पे कहा जाता है मेथड्स। ठीक है, तो इससे बनेगा क्लास मेंबर्स, क्लास फील्ड्स या क्लास मेथड्स। ठीक है जी, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो जब भी आपको कहा जाए ना मेथड, तो मेथड से मुराद होता है क्लास के अंदर जो भी फंक्शन आप बनाते हैं इसको फंक्शन नहीं कहा जाता। कभी कभी हम बोल देते हैं, लेकिन टिपिकली इसके लिए जो प्रॉपर लफ्ज इस्तेमाल होता है दैट इज मेथड। सही हो गया जी, तो यहाँ पे इस क्लास में एक मेथड है और दो मेंबर्स हैं या दो फील्ड्स हैं इसके अंदर। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये एक बात होगी। दूसरी चीज़ जो कि आज हम करना चाह रहे हैं वो है इसेंशियली कि जब भी आपके पास आपने क्लास बनाई, सो दिस क्लास इज ए टेम्पलेट, आप करना ये चाहते हैं कि बाद में जाके आप इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम इंस्टेंस क्रिएट किया था ना, किस तरीके से किया था? न्यू के साथ भी कर सकते हैं आप, एम्प्लॉय ई करके भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय E1 E2 जो भी है, तो दोनों तरीके आपके पास मौजूद हैं। आज हम दोनों को एक किस्म का देखेंगे। तो इसके ज़रिए से आप एक नया इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। अक्सर होता यह है कि जब आप किसी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उस क्लास के अंदर या उसके इंस्टेंस के अंदर कुछ बातों का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर वो नहीं पाई जाती तो वो इंस्टेंस सिरे से सेंस ही नहीं बनाता। ठीक है, इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि अगर मैं आपको कहूं कि एक शेप है, ठीक है, कोई शेप है आपके पास, और मैं आपको कहूं कि इस शेप का आप एक इंस्टेंस क्रिएट करें, तो आपको पहले मुझसे ये पूछना पड़ेगा कि इसकी साइड्स कितनी हैं। अगर मैं आपको साइड्स नहीं बताता तो शेप मेक्स नो सेंस एट ऑल। आप शेप किस चीज को कहते हैं? जब तक आपको आपके जहन में कोई नंबर ऑफ साइड्स ना आए आप तब तक शेप को इमेजिन ही नहीं कर सकते। ये बात ठीक है जी? ठीक है, एग्री? अगर मैं आपको कहूँ शेप बनाए, ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है, तो आपको अगर मुझसे ना भी पूछें तो आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं इसकी 3 साइड्स बनाऊं कि 4 साइड्स बनाऊं कि गोल बनाऊं कि टेढ़ा बनाऊं, सीधा बनाऊं, कैसा बनाऊं। यू हैव टू मेक दैट डिसीजन, उसके बगैर शेप सिरे से सेंस ही नहीं बनाती। इस तरीके से अगर यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आप ले लें कि फास्ट में अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी आईडी का होना जरूरी है। अगर आईडी नहीं है तो वो स्टूडेंट सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता हमारे सिस्टम के अंदर। बात समझ आ रही है? तो इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जो कि किसी चीज की, किसी इंस्टेंस की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, उसके बगैर वो सिरे से सेंस ही नहीं बनाती। और उनको बनाने के लिए कोई ना कोई लॉजिक चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट की आईडी है तो उसकी अपनी एक लॉजिक है कि जो इसका बैच है बंदे का, ठीक है, आगे जो कैंपस का नाम है उसका एक लेटर आता है, फिर डैश आता है, फिर एक कोई सीक्वेंस में नंबर आता है। ये एक लॉजिक है इसकी। तो किसी लॉजिक की बुनियाद के ऊपर ये वैल्यू बनाई जाती है। तो लॉजिक रन होती है रन टाइम के ऊपर। तो अब आपके पास मसला ये है कि जब हम ये टेम्पलेट बना रहे हैं तो वो लॉजिक हम इसके अंदर फिट कर नहीं सकते जी। टेम्पलेट ये रेसिपी, इसके लिए लफ्ज़ टेम्पलेट, ठीक है, एक और टेम्पलेट भी होती है लेकिन यहाँ इसके बाद। तो मकसद ये है कि जब वो इंस्टेंस क्रिएट होगा तो उसके अंदर कुछ ऐसे मेंबर फील्ड्स होंगी या कुछ ऐसे काम होंगे जो कि करने जरूरी हैं, उसके बगैर वो चीज सिरे से सेंस ही नहीं बनाती। ठीक है, तो वो काम कहां पे हम करें? अगर हम यहाँ पे नेम के आगे मैं लिखना चाहूँ, मिसाल के तौर पे अगर ये एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई की भी हम कहते हैं कि कोई आईडी होती है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि इंट आईडी और इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ तो मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि वो कोई लॉजिक है। वो डिसाइड की जाएगी रन टाइम पे कि ये बंदा जब ये सॉफ्टवेयर रन हो रहा होगा तो भाई आज कौन सा ईयर है, ठीक है,
ये कौन सा कैंपस है, कितने लोग पहले हो चुके हैं, इट्स अ ह्यूज पीस ऑफ लॉजिक, ठीक है, एटलीस्ट 3-4 डिसीजंस हैं। तो वो डिसीजंस मैं यहाँ पे इक्वल टू करके डायरेक्ट नहीं लिख सकता, मुझे कोई कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो इस काम की, ये बात मसला समझ आया कि मसला क्या है। हमने किसी भी मेंबर को या किसी भी फील्ड को कोई वैल्यूज असाइन करनी है, वो सेंस ही तब बनाएंगी जिस वक्त हम रन टाइम पे पहुंचेंगे। तो अब हमें चाहिए ये कि हमें उस काम को करने के लिए एक फंक्शन चाहिए, और वो फंक्शन रन टाइम के ऊपर जब भी इंस्टेंस क्रिएट किया जाएगा तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट किया जाएगा। दोबारा सुने, हम एक फंक्शन बनाएंगे, एक खास किस्म का फंक्शन होगा, जब भी इस क्लास का कोई इंस्टेंस क्रिएट किया जाएगा तो वो वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल कर दिया जाएगा, और उसके अंदर आपने जो भी इनिशियलाइजेशन करनी है वो सारी की सारी आप वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सर इसके अंदर भी इनिशियलाइजेशन करनी होगी? इसके अंदर नहीं होगी, वो फंक्शन भी इसके अंदर ही होगा बेसिकली, यहाँ पे मेथड्स के अंदर वो चला जाएगा, ठीक है। तो एक मेथड होगा, वो मेथड ऑटोमेटिकली कॉल किया जाएगा इंस्टेंस बनते वक्त। ऑटोमेटिकली क्यों किया जाएगा? क्योंकि उसके बगैर सिरे से सेंस ही नहीं बनाता इंस्टेंस, तो आपको कॉल करने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद कॉल किया जाएगा। यहाँ पे आपने ये बता दिया कि हम इधर इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते, कुछ चीजों को नहीं कर सकते। जी जी जी। दूसरी बात समझनी है ये फंक्शन वाली, वो मैं भी बनाता हूँ तो फिर जरा, ठीक है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं ये इसी के अंदर ही चल रहा है, ठीक है, लाइन वैसी यहाँ पे लगी हुई है, इसको डिलीट कर देते हैं। मैं एक और यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, इस फंक्शन का मैंने आपको कहा ना खास किस्म का फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि इस फंक्शन का नाम वही होना चाहिए जो कि क्लास का नाम है। इस मेथड का नाम, मेथड का लफ्ज बेहतर है, फंक्शन सही नहीं है, इस मेथड का नाम वही होना चाहिए जो कि क्लास का नाम है, ठीक हो गया। तो ठीक हो गया, एक बात होगी, इस मेथड का नाम वही होना चाहिए जो कि क्लास का नाम है, एग्जैक्ट कैपिटलाइजेशन के साथ, कैपिटल ई है तो कैपिटल ई, बाकी सारे स्मॉल है तो बाकी सारे स्मॉल। ये बात सही होगी जी। दूसरी बात कि इसकी रिटर्न टाइप नहीं हो सकती, सिरे से हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये पाइथन में भी मसला आया था कि हमने कहा था कि नन जो है वो कुछ भी नहीं है, और बाद में जाके पता चला कि नन कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अभी तक हम कहते हैं ना कि वॉइड का मतलब होता है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन वॉइड का मतलब ये नहीं कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड का मतलब है कि ये वॉइड रिटर्न करेगा, और वॉइड कुछ भी नहीं होता है, माइनर सा फर्क है। लेकिन यहाँ पे इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आसान अल्फाज में समझिए, अगर ये फलसफा नहीं समझ आए तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी रिटर्न टाइप आप नहीं लिख सकते, थोड़ी देर में समझ आ जाएगी कि वो क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। इसकी रिटर्न टाइप आप सिरे से लिख ही नहीं सकते, वॉइड भी नहीं लिख सकते, खफा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आइए। तो ये फिलहाल अपने जहन में ये दो रिक्वायरमेंट्स रखें। नंबर 1, इसका नाम वही होना चाहिए जो कि क्लास का नाम है, एग्जैक्ट। नंबर 2, इसकी रिटर्न टाइप नहीं होगी, ठीक है। जब आप ये मेथड बनाएंगे किसी भी क्लास में जो कि इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, तो इसको कहा जाएगा कि दिस इज ए कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर जो है एक स्पेशल किस्म का मेथड होता है तो मेथड ही ना ये भी, ठीक है, ऑपरेशन है कुछ तो है मेथड ही, लेकिन ये चूंकि वो खास रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है और ऑटोमेटिकली कॉल किया जाएगा तो उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि ये उस इंस्टेंस को कंस्ट्रक्ट करने में मदद देता है, ठीक है, उसको बनाने में मदद देता है। यहां तक सही हो गया? कंस्ट्रक्टर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उसके इंस्टेंस को कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में मदद देता है। हमने कहा ना कि ये शेप बनेगी ही तब जब आपके इसके अंदर कुछ लॉजिक आएगी, तो ठीक है, एम्प्लॉई या स्टूडेंट बनेगा ही तब जब आप उसकी आईडी असाइन करेंगे, तो ये उसको बनाने में मदद देता है, इस वजह से इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। या जरा ज्यादा आपने फॉर्मल होना हो तो इसको कहते हैं क्लास कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये क्लास को कंस्ट्रक्ट करता है। ये क्लास कंस्ट्रक्टर यानी इसको ये फंक्शन काम कर रहा है, मेथड का लफ्ज बेहतर है मेथड मतलब जी, जो फंक्शन से हम काम बिल्कुल बिल्कुल, ये वही सारे काम करेगा, सिर्फ एक फर्क के साथ कि ये कॉल ऑटोमेटिकली होगा, हमें इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब हम इसको कॉल करेंगे ना तो क्या होगा? करते हैं, नीचे कॉल करते हैं, ठीक है। यहां तक बात सही होगी जी। ये अभी हमने इस कंस्ट्रक्टर की सिर्फ डिक्लेरेशन लिखी है, तो बॉडी भी तो चाहिए ना, इसकी डेफिनेशन भी चाहिए। जी जी क्लास हम बनाएंगे ना सर, जी जी, तो जरूरी है कि उसका हम कंस्ट्रक्टर भी बनाएं? नहीं जरूरी नहीं है। अभी तक जो हमने क्लास बनाई है लास्ट टाइम, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको इनिशियलाइज करना जरूरी हो, तो हमने बगैर कंस्ट्रक्टर के काम चला लिया। लेकिन अक्सर जगहों पे आपके पास कुछ ना कुछ इनिशियलाइजेशन करनी जरूरी होती है। अच्छा, मतलब ये हम कर रहे हैं कि हमें कुछ इनिशियलाइजेशन करनी है, ठीक है जी। जिस तरह आप लोग अपना प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे ना, तो उसके अंदर ये होगा कि आपने कोई GUI बनानी होगी, ठीक है, कोई विंडो खुलेगी। अब जब विंडो खुलेगी तो विंडो के लिए जरूरी है कि उसकी कोई लेंथ और विड्थ हो, कोई हाइट और विड्थ हो। अगर वो नहीं है तो उसके बगैर विंडो की तरह से कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, शेप कोई सेंस ही नहीं बनाती। तो उसके कंस्ट्रक्टर में आप जाके बताएंगे कि इसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, चाहे वो 0 कर दें, लेकिन कुछ ना कुछ बताएंगे सही उसको। ये बात समझ आ गई जी? ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे हमने इसकी डिक्लेरेशन कर दी, इसकी आगे हम डेफिनेशन यहां पे करते हैं। तो जैसा कि आपको सिंटेक्स पता है,
यहाँ पे आके हम लिखेंगे सॉरी सेमीकोलन, ये हो गया क्लास का नाम, कोलन कोलन ये कंस्ट्रक्टर का नाम। ठीक है जी। यहाँ पे ये नोट करें कि रिटर्न टाइप नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। ठीक हो गया जी, सिरे से लिख ही नहीं सकते। यहाँ तक बात सही होगी जी। अब हम जाके कहते हैं कि लेट्स से इसका जो सैलरी है, लेट्स से हमारे लेबर लॉज की रिक्वायरमेंट है कि किसी बंदे की सैलरी भी 10,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स से ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा लेट्स से इस तरह की बात है कि किसी भी बंदे की सैलरी 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे जाके अपनी इस इनिशियलाइजेशन के अंदर लिख देंगे कि सैलरी इज इक्वल टू 10,000। ये तो होगी। उसके बाद अगर आपने बाद में चेंज करनी है तो कर सकते हैं जी। सॉरी, ठीक है जी, यहां तक सही हो गया। अब यहां पे आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट की आईडी की जो मैंने आपको बताए थे, तो आप उसमें से ईयर निकालना, वो सारे कुछ और कहीं और मसाइल हैं। यहाँ पे हमारा उसके साथ कोई काम नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ इनिशियलाइजेशन करना चाह रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल आपको दे दी यहाँ पे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, आगे एक और भी एग्जांपल करते हैं तो उसके अंदर और भी थोड़ी तफसील आ जाएगी। इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास इस तरह है कि आपने एक लेट्स से डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, तो उसकी एक क्लास है। उसके इनिशियलाइजेशन में ये लिखा होगा कि जब भी वो हो तो पहले डाटाबेस का देखो कि कनेक्शन है कि नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारे काम करेंगे। प्लस ये एक एडमिनिस्ट्रेटर को एक मेल भी भेजो कि ये कोई सिक्योर टेबल के ऊपर कनेक्शन ओपन हो रहा है, तो आपको इत्तला होनी चाहिए। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस इंस्टेंस आप वो कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि अगर चलें वो थोड़ी बात की बात है, बहुत सारे काम इसमें अंदर आते हैं। ठीक है जी। सर, जी, कंस्ट्रक्टर का वही नाम हमें क्यों जरूरी है जो क्लास का? क्योंकि हमने कहा ना एक स्पेशल मेथड है ये, तो वो स्पेशल कंपाइलर को कैसे पता चलेगा? उसको पता इस तरह चलता है कि जिस मेथड का नाम क्लास के नाम जैसा है वो कंस्ट्रक्टर है, वो पहचानता ही उसको इस तरीके से। ऑटोमेटिकली से एग्जीक्यूट जी, क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करना है ना, तो उसको पता होना चाहिए कि इन सारे फंक्शंस में से, इन सारे मेथड्स में से कौन सा कंस्ट्रक्टर है। तो उसका आसान तरीका निकाला कि जिसका नाम क्लास के नाम वाला है वो कंस्ट्रक्टर है। मतलब अगर हम कोई और नाम दे दें तो उसे नॉर्मल मेथड समझें, वो फिर नॉर्मल मेथड होगा। बेशक उसमें इनिशियलाइजेशन बेशक उसमें आप इनिशियलाइजेशन करें, वो आपको खुद कॉल करना पड़ेगा क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है कि क्लास के नाम वाला हो और रिटर्न टाइप उसकी ना हो। ठीक है, पैरामीटर्स की बात नहीं है। ठीक है, पैरामीटर्स अभी देखें खाली है, उसकी बात फिलहाल नहीं है। यहाँ तक सही हो गया जी? सर 3-4 कंस्ट्रक्टर क्यों बना सकते हैं? हाँ बना देंगे, समझ गए, सही हो गया यहाँ तक। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आके मेन के अंदर इधर हम सर वो नहीं डेटा टाइप नहीं देंगे, नहीं दे सकते मतलब कंस्ट्रक्टर में हम कहीं भी डेटा टाइप नहीं लिखते। रिटर्न टाइप। यहाँ पे ये सैलरी को जो मैंने नहीं लिखा ना, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सैलरी तो यहाँ पे डिफाइंड है। तो जब मैंने यहाँ पे सिर्फ सैलरी लिखा तो उससे मुराद है कि जिस तरह हमारे पास वो पाइथन में रूल था ना कि लोकल को देखो, लोकल नहीं है तो ग्लोबल को देखो, तो यहाँ पे ये है कि इस फंक्शन के लोकल को देखो, फंक्शन के लोकल में अगर नहीं मिलता तो क्लास के मेंबर को देखो। ठीक है, मेंबर नहीं मिलता तो फिर ग्लोबल को देखो। वो एक स्टेप हमने उधर भी किया था। यहाँ तक सही है जी? अच्छा जी, तो ये सैलरी जो है दिस इज दी, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहे, दिस इज दी फील्ड या मेंबर। ठीक है, ये इसको वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं। सही हो गया जी? सर लेकिन ये तो मेथड के अंदर है, जी जी, फिर भी इसको हाँ उसूल ये है कि मेथड के अंदर जब आप है ना, तो अगर तो मेथड का कोई लोकल वेरिएबल है तो वो यूज़ करो, वो नहीं है तो फिर वो यूज़ करो। सही हो गया? ये वो समझ आया, मेंबर। लोकल वेरिएबल यूज़ करो, लोकल वेरिएबल नहीं है तो मेंबर यूज़ करो, मेंबर नहीं है तो फिर ग्लोबल पे जाओ। ठीक हो गया? अगर ये सैलरी यहाँ डिक्लेयर होता तो फिर ये फील्ड मेंबर, हाँ वो आ रहे हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं, थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा सब्र करें, उसकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है जी, ये बात सही होगी। अब मेन में आया और मेन में आके हम लोगों ने कहा एम्प्लॉई E1। ठीक है जी, एम्प्लॉई E1 जैसे ही मैंने लिखा तो इससे यही होता था ना, एक वेरिएबल बनाओ E1 के नाम से जिसकी टाइप होगी एम्प्लॉई, तो रैम के अंदर ये एलोकेट होगा। जैसे ही एलोकेट होगा उसके बाद फौरन कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे यहां पे जाके अगर मैंने लिख दिया कि सी आउट किधर है, अगर मैंने ये लिख दिया जाके कि सी आउट एम्प्लॉय क्रिएटेड और न्यू लाइन, तो जैसे ही मैं लिखूंगा एम्प्लॉय E1 ये एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही मैं लिखूंगा नहीं, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा फौरन क्या होगा, आपको ये वाली लाइन आउटपुट पे नजर आएगी, ऑल्दो कि मैंने इस फंक्शन को कहीं पे कॉल नहीं किया है।
क्यों? क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है और उसके अंदर जो भी काम है वो सारे किए जाएंगे। तो उसके अंदर दो काम है, एक सैलरी को 10,000 पे सेट करना और दूसरा एक सी आउट करना। तो ये दोनों काम हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप फौरन यहां पे आके करेंगे सी आउट E1 डॉट सैलरी, तो ये क्या आउटपुट करेगा जी? 10,000। ठीक है जी, यहां तक अग्रीड है सारे? 10,000 क्यों करेगा? क्योंकि सैलरी की वैल्यू आपने 10,000, अब वो कैसे सेट हुई है के साथ हमारा कोई काम नहीं है, सैलरी की वैल्यू क्या है? 10,000 है। इस बात को जरा यहां पे समझें थोड़ा सा। जी अभी तो एक ही है ना, एक और बनाता हूं मैं। लेट्स से मैं यहां पे कहता हूं एम्प्लॉई E2, ठीक है? वैसे आप एक ही लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जी जी कर सकते हैं, लेकिन एक वजह से अलग करो। ये क्या आउटपुट करेगा जी? 10,000। ठीक है, सर ये भी तो आउटपुट करेगा ना एम्प्लॉय क्रिएटेड, क्योंकि उसको कॉल जा रही है ना। जी ये भी आउटपुट करेगा, वो भी। तो दो दफा ये आउटपुट नजर आएगा। पहले नजर देखें, स्टेप बाय स्टेप चलाएं। पहली दफा आउटपुट आएगा जैसे ही एम्प्लॉय E1 एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट आएगा एम्प्लॉय क्रिएटेड, ठीक है, और उसकी सैलरी सेट हो जाएगी, लेकिन हमें नजर नहीं आई। फिर हमने जैसे यहाँ पे आउटपुट किया तो सैलरी की वजह से क्या आउटपुट आ जाएगा? 10,000 यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। फिर सैलरी को हमने चेंज कर दिया E1 के लिए, चेंज हो जाएगी, ठीक है, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जाके E2 हमने क्रिएट किया, फिर आउटपुट आएगा एम्प्लॉय क्रिएटेड, उसकी सैलरी सेट हो जाएगी 10,000 पे। E1 की सैलरी अपनी वही 10,002 के ऊपर है। ये बात समझ आई जी? सही है? जी जी जी, वो आउटपुट नहीं करेगा उनको, ठीक है। सर ये काइंड ऑफ उस तरह नहीं हो गया जो हमने डिफाइन साइज किया था, हम ऊपर सैलरी कर दी 10,000 और हम नीचे बस यूज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली। जी, लेकिन यहाँ पे ये 10,000 मैंने भी हार्ड कोड किया हुआ है। हो सकता है कि ये मेरे पास कोई गवर्नमेंट की कोई एक फंक्शन उन्होंने हमें प्रोवाइड किया और जिसको हम कॉल करें और वो मुझे बताए कि करंट ईयर के अंदर, करंट फिस्कल ईयर के अंदर मिनिमम लेबर लॉज के मुताबिक सैलरी कितनी है। वो बड़ी लॉजिक है, तो वो उधर डिफाइन ही नहीं हो सकता फिर, ठीक है? नहीं, मैं कह रही हूं हो तो यही चीज रही है ना। जी जी जी, इनिशियलाइजेशन है, तो इनिशियलाइजेशन के लेवल्स बहुत सारे होते हैं। वो डिफाइन जो है बिल्कुल एक प्रिमिटिव किस्म का लेवल है, इसके अंदर बहुत सारी लॉजिक हो सकती है। यहाँ तक सही हो गया? ओके, इस E2 सैलरी की वजह से क्या आउटपुट आएगा? 10,000, ठीक है। क्यों? क्योंकि 10,002 का इस E2 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बात को जरा समझें यहाँ पे। ये रैम है आपके पास, इसके अंदर जब आपने E1 लिखा तो वो इधर एलोकेट हुआ और उसके अंदर यहाँ पे सैलरी जो थी वो 10,000 पे सेट हो गई। ये E1 है आपका, सही है जी। दूसरी चीज, आपने E2 जब बनाई तो वो यहाँ पे E2 लेट से एलोकेट हो गई और उसके अंदर भी सैलरी हो गई 10,000, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे इसको 10,002 जब किया था तो E1 के अंदर 10,002 हो गया, ठीक, सही है जी। E2 के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात सही है जी? जी जी जी, फिलहाल हार्ड कोड है ये जी। यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, दिस इज गोइंग टू बी सम लॉजिक, ठीक है। इसके अंदर एक बड़ा सारा एक प्रोसीजर होगा जिसके जरिए से आप कैलकुलेट करेंगे कि 10,000 आया कहाँ से, तो वो रन टाइम पे चेंज हो सकता है। फिलहाल हम कर इसलिए नहीं रहे क्योंकि 10,000 किसी जगह से आ गया, ठीक, यहाँ तक सही। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि इस बंदे के नाम की जितनी लेंथ है तो उसको हम मल्टीप्लाई बाय 1,000 करके इसको सैलरी देंगे फॉर सम रीजन, सही है? अच्छा, नहीं, अली के साथ अच्छा नहीं। अच्छा जी, अच्छा, एनीवे तो ये आपके पास दो अलग अलग है, ठीक है जी। E1 अलग है, E2 अलग है। E1 का अपना कोई एड्रेस है, लेट्स से दैट इज 1005 या 4 व्हाटएवर, ठीक है, और ये है जो कि 986 के ऊपर है, ठीक? तो दोनों के अपने अपने एड्रेस हैं। ये इस बात पे एग्रीड है सारे, ठीक है। थोड़ी देर बाद इसको हमने इस्तेमाल करना है तो ये ध्यान में रखें, सही हो गया। जब आप यहाँ पे किसी भी मेथड के अंदर जाके लिखते हैं सैलरी, ठीक है, तो इस सैलरी से मुराद होता है कि मैं जो इंस्टेंस हूं, ठीक है, मैं जो इंस्टेंस हूं, मेरी जो सैलरी है उसको चेंज करो। अब यहाँ पे दो सैलरीज नजर आ रही है ना आपको,
एक E1 की सैलरी और एक E2 की सैलरी है। तो चूंकि जब आपके E1 का कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया है तो ये E1 का कंस्ट्रक्टर है, लिहाजा वो अपनी सैलरी को चेंज करेगा, इस इंस्टेंस की सैलरी को चेंज करेगा जिस इंस्टेंस का मेथड कॉल किया जा रहा है। ठीक है, आपका ये मेथड जो है जब इंस्टेंस बनेगा तो इस टेम्पलेट के मुताबिक बनेगा, तो उसके अंदर मेंबर्स भी जाएंगे और मेथड्स भी जाएंगे। ठीक, जब आप मेथड को कॉल करेंगे तो मिसाल के तौर पे E1 का मेथड कॉल करेंगे ना, तो E1 का जब आप मेथड कॉल करेंगे तो वो जब भी अपने किसी वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश करेगा, मेंबर को या फील्ड को, तो वो अपने इंस्टेंस के अंदर जो वेरिएबल होगा उसको चेंज करेगा। ठीक है, दूसरे इंस्टेंस के अंदर जाके वो छेड़खानी नहीं कर सकता। तो इसकी सैलरी अगर आप यहां पे चेंज कर दें E1.salary = 10,002, तो E2 की सैलरी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि रैम के अंदर ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। सर वैसे अगर हम चेंज करा तो ये जो E2 का इंस्टेंस है इसके अंदर करेंगे तो फिर नहीं होगा। E2.salary अगर करें तो E2 में चेंज हो जाएगा। E1 की अगर हम change E1 के अंदर से आप E2 की सैलरी को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन का मकसद ये है कि ये इंस्टेंस अलग है और वो इंस्टेंस अलग है। इधर से बैठ के उसके अंदर छेड़खानी मत करें। सही हो गया यहां तक? ठीक है। अच्छा, अभी एक काम और करना है छोटा सा, जिसके लिए जगह खत्म हो गई है। हम ये कहते हैं कि भाई ये तो मिनिमम सैलरी है ना। कभी कभी हमें ये चाहिए होता है कि ये बंदा जब आएगा तो हम उसकी सैलरी, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों की बुनियाद पे कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है, जब हम कंप्यूट करेंगे तो इंस्टेंस बनाते वक्त हम इसको बता देंगे कि इसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए। समझ आ रही है? अभी तक हमने कहा था कि अगर सैलरी नहीं है तो उसको 10,000 पे सेट करो। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे सैलरी इसके बनाते वक्त पता होगी, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सैलरी कितनी सेट करो। ठीक है, उसके दो तरीके हैं। नंबर एक कि आप इसी तरीके से इंस्टेंस क्रिएट कर लें और फिर सैलरी को हाथ से सेट कर दें, जो कि अभी हमने किया है। ठीक हो गया, इंस्टेंस क्रिएट करें, सैलरी को सेट कर लें। लेकिन उससे बेहतर तरीका ये किया है, वो बेहतर क्यों है थोड़ा बाद में जाके पता चलेगा। उससे बेहतर तरीका ये है कि हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। यहां पे कंस्ट्रक्टर के क्या रूल्स हैं जी? रिटर्न टाइप नहीं होनी चाहिए और नाम क्लास वाला होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, यहां पे इस कंस्ट्रक्टर के ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर के कोई पैरामीटर्स नहीं थे, इसका मैं एक कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटर बना रहा हूं। वो पैरामीटर क्या है? इंट सैलरी, जिसका क्या मतलब है कि ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये आपसे एक सैलरी लेगा। सर जब है ही नहीं तो क्या मतलब है ही नहीं? मतलब ये तो कंस्ट्रक्टर है ना, उसका जी, जी, जी। काम ही है ये कि वो बनाएगा। लेकिन अगर मेरे पास अब ये दूसरा ऑप्शन आ गया, पहले एक ऑप्शन था कि अगर नहीं है, वो अगर नहीं है पहला केस है ये वाला, ये अगर नहीं है। ये दूसरा केस है कि अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करते वक्त पता है कि इसकी कितनी वो है। मिसाल के तौर पे शेप की एग्जांपल ले लें। मैंने आपको कहा कि एक ट्रायंगल बनाएं, तो ट्रायंगल एक शेप है ना। अब मेरे ट्रायंगल का लफ्ज मुंह से निकालते साथ ही आपको पता चल गया कि इसकी 3 साइड्स होंगी, तो शुरू में ही आपको पता है। अब आपको ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि कितनी इसकी साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल के बाद फिर ये बहस करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे मैं जब इस बंदे का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूं, मुझे पता है मैंने इसकी सैलरी कितनी रखनी है। ठीक है, एग्जांपल से थोड़ा जरा बेहतर समझ आ जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई जी? अब जब हम इसको कॉल करेंगे तो इसका सिंटेक्स थोड़ा सा फर्क होगा। वो सिंटेक्स ये होगा कि यहां पे आके आप लिखेंगे एम्प्लॉई E3 और यहां पे आप इसको बताएंगे लेट्स से 70,000 कर देते हैं, चलो खुश हो जाए बेचारा। ठीक है जी, एम्प्लॉय E3 और ब्रैकेट में आप इसको वो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जो कि कंस्ट्रक्टर तक पहुंचा दिया जाएगा। अब देखिए, मैंने एम्प्लॉय के मेथड को कॉल नहीं किया, मैंने वही इंस्टेंस ही क्रिएट किया है। लेकिन इंस्टेंस क्रिएट करते साथ ही मैंने उसको कुछ आर्ग्यूमेंट्स भिजवा दिए हैं जो कि कहां पहुंचाए जाएंगे? कंस्ट्रक्टर पे, सेकंड वाला दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर पे। दूसरे वाले पे क्यों जा रहे हैं ये? क्योंकि इसको पैरामीटर पास कर रहे हैं। यहां पे देखें, इस बात को जरा देखें। यहां पे मैंने लिखा हुआ है एक पैरामीटर। ठीक है, अगर तो इस पहले वाले को अगर कॉल किया जाए तो वो पैरामीटर किधर गया? पैरामीटर मैच नहीं हो रहा उसके साथ। ठीक है, जब पैरामीटर मैच नहीं हो रहा तो इस मेथड को तो कॉल नहीं किया जा सकता। जब कोई फंक्शन डिसाइड किया जाता है ना कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है, किस मेथड को कॉल करना है, फंक्शन मेथड दोनों में यही होता है, तो ये देखा जाता है कि उसका नाम क्या है और उसके पैरामीटर कितने हैं और पैरामीटर्स की टाइप क्या है। 3 चीजें, नाम क्या है, पैरामीटर कितने हैं और पैरामीटर्स की टाइप्स क्या है। जब ये तीनों चीजें मैच हो जाती हैं तो यहां से चीज को उठा के उस वाले मेथड को कॉल भिजवा दी जाती है। तो यहां पे कौन से वाले एम्प्लॉई के कंस्ट्रक्टर को कॉल भिजवाई जाएगी? दूसरे वाले। ठीक है, दूसरे वाले को क्यों भिजवाएंगे?
क्योंकि नाम तो दोनों का एम्प्लॉई है, लेकिन दूसरी वाली बात किसके साथ मैच हो रही है? दूसरे वाले के साथ। एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है और इसका एक पैरामीटर है, वहां से इंटीजर आ रहा है और यहां पे इंटीजर का पैरामीटर है। सर इसकी तो मैं बॉडी नहीं बनी। अभी नहीं बनाई, बनाते हैं, बनाता हूँ, जी बनाता हूँ, ठीक है। ये बात समझ, पहला वाला वो सिरे से कॉल ही नहीं होगा। पहला वाला सिरे से कॉल ही अब नहीं होगा। इनिशियलाइजेशन 10,000 से होगी। जी देखें, जब आपके पास दो कंस्ट्रक्टर्स में से एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए तो फिर दूसरे वाला नहीं होता। बात समझ आई? जब दो कंस्ट्रक्टर आपने बनाए हैं उनमें से एक कॉल हो गया तो फिर दूसरे वाले को कॉल नहीं भेजी जाती, क्योंकि क्या कहते हैं उसको कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। सही है, ये दो बंदे मिलके इंस्टेंस नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। जब वो कर रहा है तो बस पहले वाला फिर नहीं करेगा। ठीक, ये बात समझ आइए? दोबारा सुने, अब हमने दो कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं, एक कंस्ट्रक्टर के कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है और दूसरे कंस्ट्रक्टर के पहले वाले कंस्ट्रक्टर के कोई पैरामीटर नहीं है, दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर का एक पैरामीटर है। जब हम इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, अगर हमने पैरामीटर नहीं भेजा, आर्ग्यूमेंट नहीं भेजा तो पहले वाला कॉल होगा। अगर हमने एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट भेज दिया तो दूसरे वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और दोनों में से अगर एक कॉल हो जाएगा तो दूसरे वाला कॉल नहीं होगा। ये पैरामीटर अपनी मर्जी से रखते हैं एक दो। जी, क्योंकि हम अभी ये बना रहे हैं, हमने एक वाला बनाया और जीरो वाला बनाया। यहां तक सही हो गया जी? सर अगर अभी आप मेन के जरिए से जाए तो फिर तो दोनों कॉल हो E1 के टाइम पे एक कॉल हो रहा है, E2 के टाइम पे भी पहले वाला कॉल हो रहा है, E3 के टाइम पे दूसरे वाला कॉल हो रहा है। तो ये मतलब नहीं है कि एक अगर आपने बना दिया तो दूसरे वाला बिल्कुल सारी उम्र कभी कॉल। जब आप इसको इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो उसके हिसाब से करिए होगा। सर वैसे आपने कहा ना कि वो ये चेक करता है कि नाम सेम है और पैरामीटर्स के पास हो रहे हैं, तो सर अगर सेम हो जाए, मतलब अगर हमारे पास बिल्कुल दोनों अगर सेम होंगे, इसका मतलब है कि आप एक मेथड दो दफा बना रहे हैं, विच इज अ कंपाइल टाइम एरर। अगर दोनों बातें बिल्कुल सेम हो गई ना, इसका मतलब है कि एक मेथड आप दो दफा डिक्लेयर कर रहे हैं, विच इज अ कंपाइल टाइम एरर। जैसे एक वेरिएबल आप दो दफा डिक्लेयर नहीं कर सकते, उस तरीके से एक मेथड दो दफा डिक्लेयर नहीं कर सकते। सही है जी? यहाँ तक सही हो गया? ओके, इसकी बॉडी तो बनाई नहीं हमने, बॉडी बना लेते हैं। बॉडी कैसे बनाएंगे? वही तरीका है, एम्प्लॉई कोलन कोलन एम्प्लॉई, रिटर्न टाइप कोई नहीं, और यहाँ पे इंट सैलरी। तवज्जो जरा यहाँ रखें। अच्छा, सैलरी हमने सेट करनी है। नीचे बात तो सही होगी ना? वहां पे अगर हम यहाँ पे जाके लिखेंगे E3 डॉट सैलरी, तो इसको क्या आउटपुट करना चाहिए? 70,000 है, लेकिन 70,000 अभी हमने सेट करना है। वो किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तवज्जो यहाँ रखें अच्छा ज़रा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इस सैलरी को सेट करना चाहता हूँ फील्ड को, तो मैं कैसे लिखूंगा? सैलरी सैलरी इज इक्वल टू करके करूंगा। ठीक है, मसला क्या है कि थोड़ी देर पहले रूल बताया था कि अगर आप सिर्फ सैलरी लिखेंगे और लोकल वेरिएबल मौजूद है तो वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये सैलरी मौजूद है ना, मैंने जान के इसका नाम सैलरी रखा है, मैं ऐसे भी रख सकता था, इसका जान के नाम सैलरी रखा है ताकि वो और ये दोनों नाम एक जैसे हो जाए। अब अगर मैं लिखता हूं सैलरी इज इक्वल टू, तो उससे तो ये वाले सैलरी मुराद होगा। ठीक, लेकिन मैं ये तो नहीं सेट करना चाह रहा, मैं तो फील्ड सेट करना चाह रहा हूं। ठीक, बात समझ आई? अगर आप सिर्फ लिखते हैं सैलरी इज इक्वल टू लेट्स से 5, ऊपर मसला नहीं था क्योंकि ऊपर लोकल वेरिएबल सैलरी का नाम का कोई नहीं था, तो हम डायरेक्ट मेंबर फील्ड पे गए, वो सेट हो गई। यहां पे मसला क्या है कि सैलरी लोकल वेरिएबल भी है। अगर आप कहते हैं सैलरी इज इक्वल टू 5, तो इस सैलरी में पहले था 70,000, अब उसके अंदर आ गया 5, वो फील्ड अपनी जगह पे वैसे का वैसा ही है। सर ऊपर वाले सैलरी को हम क्या कहेंगे? मेंबर कह लें, फील्ड कह लें, इसको हम लोकल, ये लोकल है। क्यों लोकल है? क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर के तौर पे, पैरामीटर जो होता है वो लोकल वेरिएबल होता है किसी भी फंक्शन का। ठीक, ये मसला समझ आया जी? हमने एक्सेस करना है फील्ड को, या हमने वैल्यू सेट करनी है फील्ड की, मेंबर की, लेकिन अगर मैं सिर्फ उसका नाम लिखता हूं तो उससे ये नहीं पता चलता कि ये, पता चलता है बल्कि कि उससे बन जाती है लोकल वेरिएबल, उससे फील्ड नहीं बनती। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको समहाउ बताना पड़ेगा, किधर गया? हमें इसको समहाउ बताना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास इंस्टेंस है, इस इंस्टेंस के फील्ड की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, बात समझ आ रही है? ये जो इंस्टेंस है ना, इसकी फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, मैं लोकल वेरिएबल की बात नहीं कर रहा। ये जो सैलरी मैंने लिखा है, ये मैंने कंपाइलर को बताना है कि मैं यहां पे ये सैलरी जो लिख रहा हूं, इससे मेरी मुराद है मेरा फील्ड, मेंबर जो है वो मुराद है, मेरा लोकल वेरिएबल मुराद नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप सिंटेक्स इस्तेमाल करते हैं। शुरू में आके यहां पे लिखते हैं दिस एरो। ठीक है, ये दिस क्या है? दिस इज अ पॉइंटर टू दी करंट इंस्टेंस।
जिस इंस्टेंस के अंदर ये मेथड चल रहा है ये उसका एक पॉइंटर है। मतलब E3 का जो अभी आप E3 में है ना, तो ये E3 यहाँ पे लेट्स से ये E3 है हमारा विच इज एट 1018, ये E3 मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस हमेशा कहाँ पे होता है, आपके करंट इंस्टेंस का पॉइंटर आपको मुफ्त में मिलता है हमेशा। किसी भी क्लास के मेथड के अंदर अगर आप चल रहे हैं ना, तो दिस जब भी आप लिखेंगे आपको करंट इंस्टेंस का एड्रेस फॉर फ्री मिल जाएगा, ठीक है। फॉर फ्री मतलब आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये एम्परसेंड वाली चीज, हाँ, लेकिन हम सेट नहीं करते इसको। पॉइंटर दिस नामी एक पॉइंटर बस आपको अवेलेबल होता है। देखिए हमने कहीं पे दिस अभी तक बनाया नहीं है, बस ये दिस होता है, आपको मिलता है। सर ये पॉइंटर टाइम यूज कर सकते हैं क्लासेस वगैरह में? क्लास के अंदर होता है ये, ठीक है। क्लास के मेथड्स के अंदर, फील्ड्स में तो एसेंस ही नहीं बनाता ना। क्लास के मेथड्स के अंदर हमेशा आपको दिस मिलता है, ऑलमोस्ट हमेशा। एक बीच में मसला है लेकिन बार सही है। पर्सनली जिसकी ये बात तो याद है ना कि आपके पास 1018 इस 3 का एड्रेस है, ठीक है। तो बस सिर्फ इतनी बात है कि दिस आपको ये वाला एड्रेस का पॉइंटर एक मिल जाता है। अगर आप सिर्फ सी आउट दिस करें ना तो वो आपको बता देगा कि ये किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है। इट्स अ सिंपल पॉइंटर, जो कि पॉइंटर आप अभी तक करते आए हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हमने नहीं बनाया, हमें मुफ्त मिला है। सर एम्परसेंड और फिर इसमें क्या? एम्परसेंड के आगे आपको E3 लिखना पड़ेगा ना, लेकिन इस मेथड के अंदर तो E3 नामी कोई चीज़ है ही नहीं, तो आप नहीं बना सकते। E3 तो मेन में है ना। जरा सुने इस बात को, यहां पे आपने अगर इंस्टेंस का एड्रेस निकालना है तो आपके पास वाहिद तरीका है कि दिस लिख दे बस, ठीक है। उसके अलावा कोई शराफत वाला तरीका नहीं है। सर ये एम्प्लॉय वाला किस तरह दोबारा कौन सा वाला? ये आप हमने डिक्लेयर किया हुआ है सारा। ये रेड में जो लिखा हुआ है हाँ, ये जी। देखें हमारे पास एम्प्लॉय का एक कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर का एक पैरामीटर है, ठीक है। चूंकि वहां से जब मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया तो मैंने एक पैरामीटर भेजा है, तो इसको कॉल आएगी। इसके अंदर मुझे सैलरी नामी एक पैरामीटर पाया जाता है विच इज अ लोकल वेरिएबल, सही है। अब मैंने जो मेंबर है या फील्ड है उसकी वैल्यू मैंने सेट करनी है इसके बराबर, ठीक है। तो मेरे जहन में यह है कि मैं यहां पे आके लिखता हूं कि सैलरी इज इक्वल टू कुछ वैल्यू हम यहाँ पे 7,000 को उसकी इक्वल करें, 70,000 उसके अंदर असाइन करना चाहता हूं मैं। 7,000 उसके अंदर असाइन करना। जी जी जी, उधर तो है नहीं पहले। अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी कुछ भी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है, अभी क्लास का इंस्टेंस बन रहा है, जी सर, सही ठीक है। जब ये पूरा होगा तो वो इंस्टेंस बनेगा, अभी तक तो वहां पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, गार्बेज वैल्यूज है सारी। यहां तक सही हो गया जी, ठीक है। तो ये सैलरी जो है मैं चाहता हूं कि मेरा लोकल वेरिएबल ना कंसिडर हो, मेरे इंस्टेंस का मेंबर कंसिडर हो। उसके लिए तरीका यह है कि मैं लिखूंगा दिस की वजह से आ जाएगा मेरे पास पॉइंटर अपने इंस्टेंस का। जब उसके अंदर जाके मैं एरो करके सैलरी करूंगा तो ये वैसा ही है जैसे मैं यहां पे E2.salary कर रहा था कि उस इंस्टेंस की सैलरी। तो दिस कहां है, उस इंस्टेंस को पॉइंट कर रहा है, तो उस इंस्टेंस की सैलरी। तो अब ये सैलरी जो है ये लोकल वेरिएबल नहीं है। अच्छा, मतलब ये जब भी हम कॉल करेंगे तो इसके अंदर ये वाली सैलरी। बिल्कुल, दिस सैलरी का मतलब है कि मेरे इंस्टेंस की जो मेंबर है उसमें जो सैलरी नामी जो वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन करो। क्या वैल्यू असाइन करो, तो वो मैंने यहां पे लिख दिया सैलरी। अब जब सिर्फ ये सैलरी मैंने यहां पे लिखा तो इससे वही बनेगा कि दिस इज द लोकल वेरिएबल। जब सिर्फ सैलरी लिखते हैं उससे लोकल वेरिएबल मुराद होता है, ठीक है। तो जब सिर्फ सैलरी इवैल्यूएट होगा तो इससे क्या चीज बन जाएगी, 70,000, ठीक है। तो एसेंशियली आपने क्या लिखा है कि मेरे इंस्टेंस की मेंबर सैलरी को वैल्यू असाइन कर दो 70,000, ठीक है। ये बात सही होगी जी। तो मतलब अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको कर सकते हैं सर अगर आप सिंपल सैलरी इक्वल टू 5 करते हैं जी। तो सी आउट में 5 दे करके 70,000 करते हैं। फिर वो सबर एक मिनट थोड़ा रुक जाए, उसकी तरफ आ जाते हैं उसकी तरफ। बताया था कि दिस अगर लिखेंगे तो किसका देंगे? अगर सिर्फ दिस लिखेंगे ना तो दिस आपको वो एड्रेस बताएगा कि ये इंस्टेंस कहां पे है, लेकिन हमें एड्रेस नहीं चाहिए। बिल्ट इन किसका जी। एड्रेस बताया था? जो करंट इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस बना हुआ है ना, यहाँ पे नया इंस्टेंस बन रहा है, मेमोरी एलोकेट की गई है, जिस जगह पे एलोकेट की गई है ये उसका पॉइंटर है। आपको मुफ्त में दिया जाता है इस किस्म के कामों के लिए कि अगर आपने मेंबर्स को एक्सेस करना है तो, ठीक है। चाहिए दिस क्लास के बारे में यूज नहीं, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन ही है कि दिस पॉइंट करता है आपके करंट इंस्टेंस को। तो जब इंस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इंस्टेंस क्लास के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता, जब इंस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता तो दिस किस चीज को पॉइंट करेगा। तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस आउटसाइड द क्लास। सर जब हम इसको हमने कोई वैल्यू असाइन कर दी ना तो फिर ये ग्लोबल ये लोकल हो जाएगा। नहीं, वो किस्सा यहाँ पे नहीं है, जी सर। वो किस्सा इधर नहीं है, वो पाइथन का रूल था, यहाँ पे नहीं है, ये फील्ड ही रहेगा। सर ये दिस सैलरी जो है अभी हमारे पास फील्ड है, ये फील्ड है, दिस सैलरी फील्ड है,
और सिर्फ सैलरी लोकल है, ठीक है। दिस इज फील्ड नॉट लोकल, फील्ड कह लें, मेंबर कह लें। दिस क्या कर रहा है, इंस्टेंस को पॉइंट कर रहा है। जब भी आप इंस्टेंस का एरो लगा के कोई चीज करते हैं तो कहां क्या आपके पास आते हैं, वो जो आपने ऊपर मेंबर्स बनाए या फील्ड्स बनाए, ठीक है। पॉइंटर है ना, जिस तरीके से हम पहले करते रहे कि एम्प्लॉई एरो सैलरी, तो ये एग्जैक्टली वही चीज है। इसके अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ लफ्ज दिस का आ गया। और दिस क्या है कि बजाय इसके कि हम एम्प्लॉय स्टार पी बनाते या एम्प्लॉय स्टार दिस बनाते, वो दिस हमें पहले से बना बनाया मिला है। बस वो सिर्फ एक स्टेप नया है कि दिस का पॉइंटर आपको फ्री में दिया गया है। अब आगे जैसे हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो वैसे ही है जैसा कि पहले होता था। ठीक हो गया, यहां तक सही है? ओके। इसका वैसे एक शराफत वाला तरीका भी था, वो बता देता हूं कि आप यहां पे लिखते हैं एम्प्लॉई कोलन कोलन एम्प्लॉई इंट एस, और यहां पे आके शराफत से बिल्कुल लिख देते हैं कि सैलरी इज इक्वल टू एस। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे एस जो है वो लोकल है, सैलरी जो है वो फील्ड है। फील्ड की को वैल्यू असाइन कर दो लोकल वेरिएबल की, ठीक ठाक शराफत वाला काम था, लेकिन आपको दिस बताना था इसलिए काम किया। ये समझ आती है ना? एस क्यों लोकल है? क्योंकि इधर बना हुआ है। ये क्यों फील्ड है? क्योंकि लोकल नामी सैलरी कोई चीज नहीं है, तो फील्ड में हम ढूंढेंगे इसको। यहां पे हमारे पास ये सैलरी क्यों लोकल है? उसी वजह से, क्योंकि ये पैरामीटर है, पैरामीटर लोकल होता है। ये सैलरी अगर मैं दिस के बगैर लिखता तो ये फिर लोकल बन जाती। ये अभी क्यों इंस्टेंस का वेरिएबल है या मेंबर क्यों है, फील्ड क्यों है? क्योंकि इसके साथ मैंने दिस के जरिए से मैं इसको एक्सेस कर रहा हूं, तो दिस के बाद आप कहां जाते हैं? फील्ड के ऊपर। ठीक है जी, ये दोनों सेम ही है, ये और दोनों एक ही काम करेंगे एग्जैक्टली। लेकिन वहां पे दिस आपको पढ़ाना मकसद था, इस तरह से बताया वो। तो अगर हम दिस नहीं क्या करते हैं, आप इस तरीके से कर लें। अगर यहां पे आप दिस लगा दें तब भी क्योंकि ये पहले से फील्ड है ना, अगर आप इसके साथ दिस लगा दें यहां पे, तो इसका क्या मतलब होगा कि फील्ड को वैल्यू असाइन करो, वो मतलब पहले से भी था। तो यहां पे दिस लगाना ऑप्शनल है, वहां पे दिस लगाना जरूरी है। तो चूंकि आपको दिस बताना मुराद था, इस वजह से वहां पे उस तरीके से हमने किया। तो दोनों काम एक ही करेंगे, ये दोनों एग्जैक्टली एक ही काम करेंगे, बल्कि ये तीनों दिस लगाएं या ना लगाएं यहाँ पे, और वहां पे दिस के साथ, ये तीनों एक ही काम करेंगे। सर यहाँ तो ये जो सैलरी है ये ऊपर फील्ड है जी, अगर ये ग्लोबल वेरिएबल होता है सैलरी, ग्लोबल की बात मत करें, ग्लोबल को छोड़ दें। अगर ग्लोबल होता तो एक मुसीबत बन जाती है यहाँ पे, लेकिन वो आप कुल्हाड़ी आपने अपने पाँव पे खुद मारी है। ग्लोबल मत बनाया करें। आप लोगों ने नोट किया होगा, मैंने ग्लोबल का कोई किस्सा नहीं किया अभी तक, ठीक है? मत बनाए ग्लोबल, वो बहस हम पहले कर चुके हैं। इन दोनों में से कौन सा टिपिकली लोग ये इस्तेमाल करते हैं बिकॉज एस इज अ बैड नेम। देखें, इस बात को जरा समझें, सवाल आपका अच्छा है, जरा इस बात को समझें। ये जो चीज है ना जो कि हम सेट करना चाह रहे हैं, इसके लिए एक अच्छा नाम है सैलरी, ठीक है? और हम चाहते हैं अच्छे नाम रखना, इसलिए हमने मेंबर का नाम क्या रखा है? सैलरी। तो ये सोतेला है कोई, इसका नाम भी अच्छा रखे ना। अच्छा नाम क्या है? सैलरी, इसलिए इसका नाम भी हमने सैलरी रखा है। सर अगर उसका नाम लोकल अंडरस्कोर सैलरी वो अच्छा नाम नहीं है, क्योंकि लोकल सैलरी का क्या मतलब है कि ये अगर कहीं बाहर जाएगा तो इसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ठीक है? तो इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन। सर इसके साथ भी अप्लाई एम्प्लॉय कॉल जी जी बिल्कुल लिखेंगे, कोलन कोलन वगैरह, ठीक है? सही हो गया यहाँ तक? ठीक है जी, ओके। तो दो तीन चीज़ें हमने देखी हैं। नंबर एक, हम लोगों ने देखा है यहाँ पे ये एक हमने देखा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। एक हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर के जरिए से आप उसको कॉल किस तरीके से करते हैं, सही। तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे जो देखी है वो किधर गया, ये दिस है, ठीक है। और चौथी चीज़ जो कि हम देख चुके हैं, उसका मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि जब आपके पास कोई ऐसा मेथड, गौर से सुने, ऐसा मेथड या फंक्शन जिनका नाम एक हो और नंबर ऑफ पैरामीटर्स या टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स फर्क हो, तो उसको कहा जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। दोबारा सुने, एक ऐसा फंक्शन हो, या यहां पे चूंकि मेथड है तो मैं मेथड भी लिख देता हूं, जिसका सेम नेम हो और नंबर या टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो, ठीक है? तो इसको कहा जाता है, मैं यहां पे मेथड लिखता हूं, अगर फंक्शन हो तो फंक्शन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, मेथड हो तो मेथड, ओवरलोडिंग। सही है जी? ये क्या है? ये मेथड ओवरलोडिंग हमने की है, ठीक है? ओवरलोडिंग से क्या मुराद है कि आपके पास दो तरीके हैं एक ही काम को करने के। गौर से जरा सुने इधर, अच्छा ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, एक ज़माने में पढ़ी थी, शायद अभी याद नहीं आ रही हो, मैं बताता हूं तो फिर आपको उनको याद आ जाएगी, ठीक है?
दो तरीके हमारे पास एम्प्लॉय को क्रिएट करने के, सैलरी दें या ना दें। ऐसी बात है ना, दो तरीके हैं। सैलरी अगर आप देंगे तो दूसरे वाला कॉल होगा, नहीं देंगे तो पहले वाला कॉल होगा। तो सैलरी इज नाउ काइंड ऑफ ऑप्शनल। पाइथन में हमने किस तरीके से किया था ये? हमने स्क्वायर रूट बनाया था, हमने स्क्वायर रूट बनाया था, उसको हम गेस देते थे, तो गेस वाज ऑप्शनल। ऑप्शनल हम वहां पे कैसे करते थे? हम एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते थे, ठीक है। तो अगर हमने बाहर से उसको वैल्यू भेजी तो वो इस्तेमाल हो जाएगी, नहीं भेजी तो डिफॉल्ट वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी। C++ में और C में डिफॉल्ट वैल्यूज का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो डिफॉल्ट वैल्यूज आप कैसे अचीव करते हैं? ओवरलोडिंग के जरिए से। बात समझ आइए। अगर ये अब दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ये किस्म का आपको एक ऐसी लॉजिक दे रहे हैं कि अब सैलरी आपके पास ऑप्शनल हो गई है, ऑल्दो कि ना उसमें ऑप्शनल है ना इसमें ऑप्शनल है। वो कहता है नहीं दोगे और ये कहता है खामखा दोगे, लेकिन दोनों मिलके इस तरीके से हो गए कि हमारे पास यहां पे इनको कॉल करते वक्त ऑप्शन आ गया, देते हो नहीं देते हो तो भी ठीक है, देते हो तो भी ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग। और चूंकि यहां पे ये कंस्ट्रक्टर के साथ हम ये काम कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक हो गया? बात समझिए। ओवरलोडिंग का मतलब जो है, ओवरलोडिंग इसको कहते हैं, एक ट्रक होता है उसमें जगह इतनी चीज़ों की होती है और उसके अंदर आप डबल चीज़ें डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड है आपके पास, मेथड के एक सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। अब आपने दो सेट ऑफ पैरामीटर्स दे दिए, एक खाली सेट है और एक पैरामीटर। तो ये अब आपने दो चीज़ें एक मेथड के एक नाम के ऊपर डाल दी हैं, इसलिए इसको ओवरलोडिंग कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ऊप के सवालात बहुत ज़्यादा जॉब इंटरव्यूज़ में पूछते हैं। तो एक ये मुझे नहीं समझ आती ये क्यों सवाल पूछते हैं, क्योंकि दोनों बातों का आपस में कोई सिरे से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि ओवरलोडिंग का काम जो तरीका है वो ये है कि आपके पास एक मेथड के एक सेट ऑफ पैरामीटर्स होते थे, आपने दो सेट ऑफ पैरामीटर्स उसके ऊपर डाल दिए, ओवरलोड कर दिए उसको, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी बोलता हूँ, ज़रा गौर से सुने। फंक्शन ओवरलोडिंग जब ये चीज़ फंक्शन हो, यहाँ पे ये चीज़ मेथड है तो इसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। और स्पेसिफिकली ये मेथड भी कंस्ट्रक्टर है, इसलिए इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और हम ये कहते हैं कि दिस मेथड इज ओवरलोडेड, एम्प्लॉय मेथड इज ओवरलोडेड या एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर इज ओवरलोडेड। जो कॉन्सेप्ट है, जो काम आपने किया है, दैट इज ओवरलोडिंग, और जो मेथड है दैट इज ओवरलोडेड, ठीक है। डिड पे जोर ज्यादा हो गया तो फिर रटा लगाएं इसके ऊपर, ठीक है। जॉब इंटरव्यू से पहले ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग के ऊपर तो रटा लगा के जाए, सवाल ही पता नहीं होता, कोई ना पूछे आपसे, वो आ जाएगा थोड़ा सा बाद में आएगा, ठीक है। ये वही वाली है, बिल्कुल वही वाली है, लेकिन ओवर राइटिंग नहीं, ओवर राइडिंग है, एक ही बात है। यहाँ तक सही हो गया जी, ठीक है। इसको ज़रा रन करते हैं। ये जी हमारे पास 10 क्लासेस कॉन्स्ट। सो एम्प्लॉई हमारे पास यहाँ पे एक नाम है, CNIC है, सैलरी और ID है, वही साइन इन साइन आउट पहले से पढ़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक। ये एक कंस्ट्रक्टर है और ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर नहीं, कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन डिक्लेरेशन है, ठीक हो गया। ओके, एक चीज़ रह गई। अच्छा, ये साइन इन का फंक्शन है जो कि सिर्फ एक सी आउट करता है, जो कि हमने पहले बनाया था। ये हमारा पहला कंस्ट्रक्टर है, ये सिंपली आउटपुट कर देता है कि एम्प्लॉय इंस्टेंस बीइंग क्रिएटेड और सैलरी को सेट कर देता है 1000 पे। गलती हो गई यार, चलो ठीक है। दूसरा हमारे पास कंस्ट्रक्टर जो है उसकी बॉडी क्या है, दिस सैलरी इज इक्वल टू सैलरी, आगे लिखा हुआ है कि दिस पॉइंट्स टू द करंट इंस्टेंस ऑटोमेटिकली, तो ये लिखा हुआ, इस चीज़ को छोड़ दें, इसकी तरफ आते हैं। आपने यहाँ पे आके कहा एम्प्लॉय स्टार ई, ठीक, और इधर आके आपने कहा ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ये हम पहले करते रहे ना इस तरीके से, ठीक है, ये वही चीज़ है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स लगाए ताकि जरा आपको याद रहे कि कौन से वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, पहला वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी, सही हो गया। ना भी लगा देते भी ठीक, पहला ही कॉल होता, सिर्फ याद दहानी के लिए वो। सर आगे आप करवाएंगे सेकंड वाला कॉल? जी हाँ, याद, ठीक है। तो ये जैसे ही मैंने किया तो मैं यहाँ पे इसकी सैलरी को जब आउटपुट करूंगा तो क्या आउटपुट आना चाहिए, 10, अभी किया 10 कर दिया, राइट। सो 10,000 देखें, जब मैंने वो किया तो एम्प्लॉय बीइंग क्रिएटेड ऑटोमेटिकली कॉल हो गया पहले वाले की वजह से, ठीक है। हम ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि ब्रैकेट यूँ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को फ़र्क दोनों का नजर आ जाए। तो अभी पहले वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और 10,000 उसकी सैलरी है। यहाँ तक सही हो गया जी, ओके। अभी मैं जाके इसको करता हूँ कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और उसी ई के अंदर
एक नया एम्प्लॉय बना लेता हूँ, ऐसा मैं कर सकता हूँ ना, ठीक है, वही बात है, पहले वाले को डिलीट कर दिया, नया वाला बना लिया और वो पॉइंटर ई के अंदर रख लिया। जब मैं ये करूंगा तो अब क्या होगा कि पहले वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक, हाँ डिलीट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मसला ये है कि अगर आपने डिलीट नहीं किया तो वो मेमोरी वहां पे रह जाएगी, ठीक है, तो ये जालत मत पालें, पहले से शुरू से आदत बनाएं कि जो चीज़ आपको पता है कि मैंने इसके बाद तो मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता ना, अगर ई ने किसी और चीज़ को पॉइंट करना शुरू कर दिया तो बस फिर तो बात खत्म हो गई, तो पहले उसको डिलीट करें फिर ई को कहीं और पॉइंट करें, तो ये आदत अपनी बनाएं, ठीक है। पूरे बैचलर्स में आपको इस बात पे शायद कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, बाद में जाके फिर नौकरी से निकाले जाएंगे तो फिर कहेंगे, ओके। तो एम्प्लॉय इंस्टेंस बीइंग क्रिएटेड, ये पहले वाला, फिर सैलरी वाला इंस्टेंस, ये नजर भी आ रहा है कि नहीं, फिर दूसरे वाला इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, और अब जब यहां पे मैं सी आउट कर रहा हूं तो ये 2000 क्यों आउटपुट दे रहा है, क्योंकि ये दूसरे वाला इंस्टेंस है, पहले वाला इंस्टेंस हो गया, खत्म हो गया ना, उसकी तो कोई किस्सा ही नहीं है, यहां तक सही है जी। तो देखिए यहां पे जिस तरह आप ई एरो सैलरी कर रहे हैं ना, तो ई एरो सैलरी आप क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ई पॉइंट्स टू दैट इंस्टेंस, एग्जैक्टली अंदर बैठ के आपके पास दिस पॉइंट्स टू दिस इंस्टेंस, तो वहां पे भी आप दिस सैलरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आता है तो वहां पे सिर्फ ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि दिस आपको मुफ्त में मिला है, ठीक है, तो वो इतना मुफ्त में मिल गया कि वजन नहीं होता कि ये कहां से आ गया, ठीक है जी। सर अगर आप जो आपने दूसरा काम किया, आपने 2000 इसको कर दिया, सर अगर आप पहले आपने जब नेट कोड वो इसका ड्राइवर जो बता रहे थे उसके अंदर आपने किया था कि आपने e1.salary, तो वो आउटपुट का आपने दिया, जी जी जी, सर अगर आप उसके बाद उससे दिया e1.salary और वो आपने सेट की थी 10,002, सर अगर आप मतलब के सी आउट बाद में करते, e1.salary पहले सेट करते, तो उसमें आउटपुट हमें 10,002 देना था ना, तो सर काम तो दोनों एक ही हो रहे हैं। फर्क ये है कि ये एम्प्लॉय, ये जब मैंने पहली दफा इंस्टेंस बनाया ये कुछ और चीज़ है और दूसरी दफा इंस्टेंस कुछ और चीज़ है, सर इंस्टेंस हो चीज़ है लेकिन चीज़ तो एक से भी वही मिल रही है। उसका सैलरी फर्क है और इसका सैलरी फर्क है, ऊपर वाले की सैलरी 10,000 थी लेकिन वो तो खत्म हो गया, ये नया हमने बनाया है, अब ई इसको पॉइंट कर रहा है। सर अगर आप मतलब कि आपने ये वाली काम किया, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 से इनिशियलाइज की हुई है जी, और आप आगे जाके एम्प्लॉय वन है जो e1.salary आप पहले उसको कर देते 10,002, आपको जो पता है जी 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 जी, 70,000 फॉर एग्जांपल आप कर देते, सही है, आप सी आउट करते तो उसको 70,000 करना चाहिए उसको, बिल्कुल। यस सर। तो सर ऐसा कोई तरीका नहीं कि रन जब हम उसे करने सारा कोड फिर हमसे वो मांगे कि इसकी कितनी सैलरी है ये वो तो आप कर सकते हैं, वो तो आपको करना आता है, जो एक्चुअल वैल्यू है ना वो वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये देखेंगे जो 70,000 हमने डाल दिया है तो वो किस जगह पे गया है वो जरूरी है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आप इनपुट ले सकते हैं, आप कंप्यूट कर सकते हैं, डाटाबेस से उठा सकते हैं, कोई लॉज के अगेंस्ट आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, ठीक, सही हो गया जी। अच्छा यहाँ तक बात सही होगी जी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है कि आपके पास इधर कर लेते हैं, जगह खत्म हो रही है लेकिन चलो यहाँ कर लेते हैं, जिस तरह हमने कहा ना कि जब कोई इंस्टेंस क्रिएट होता है तो उसके अंदर कुछ काम करने की जरूरत होती है, इस तरीके से जब कभी कोई इंस्टेंस खत्म होता है, अभी हमने डिलीट से खत्म किया ना, फ्री किया मेमोरी को, तो जब कभी आपके पास इंस्टेंस खत्म होता है तब भी कुछ काम करने की जरूरत होती है। आपको याद हो फाइल हैंडलिंग में हम लोगों ने कहा था हाउसकीपिंग चाहिए होती है, ठीक है, डेटाबेस का कनेक्शन ओपन करते हैं उसको क्लोज करना होता है, इस तरीके से आपके पास जब इंस्टेंस बनते हैं तो इंस्टेंसेस के खत्म होने पे कभी कभी कुछ काम करने पड़ते हैं, उनकी मिसालें थोड़ी जरा मुश्किल से मिलती हैं, वो थोड़ा बाद में जाके आपको समझ आएंगी, लेकिन अभी सिर्फ सिंटेक्स देख लें कि जैसे आपके पास कंस्ट्रक्टर होता है ना जो कि क्लास को कंस्ट्रक्ट करता है, वैसे ही आपके पास एक डिस्ट्रक्टर होता है जो कि क्लास को खत्म करता है, डिस्ट्रक्ट करता है। वो कब कॉल होता है, जब इंस्टेंस को खत्म किया जाता है, ठीक है, ये बात समझ आइए। कंस्ट्रक्टर कब ऑटोमेटिकली कॉल होता है, जब इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है। डिस्ट्रक्टर कब ऑटोमेटिकली कॉल होता है, जब इंस्टेंस को खत्म किया जाता है, तो इंस्टेंस को खत्म कर देता है, मेमोरी फ्री करना, ठीक है। ये इस तरह डिलीट डिलीट से आप वो फ्री कर देंगे, लेकिन लेट्स से आपने डेटाबेस का कनेक्शन ओपन किया हुआ था, आपने कोई फाइलें ओपन की हुई थी, उनको हाउसकीपिंग करनी है ना, तो वो डॉट को वो आप कर सकते हैं, लेकिन बजाय इसके कि आप हर दफ़ा वो यहाँ पे करें, मेन के अंदर बैठ के करें, तो एक दफ़ा डिस्ट्रक्टर में है बस, उसको पता है कि मेरा इंस्टेंस जब खत्म होता है मैंने फाइलें क्लोज करनी है, मैंने डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज करना है, मैंने फला चीज़ें एलोकेट और मैंने की हुई थी मैंने उनको साफ करना है, वो सारी हाउसकीपिंग एक दफ़ा आप लिख देते हैं डिस्ट्रक्टर के अंदर, और बस इसे कॉल करना होता है, वो सब चीजें वो कॉल ऑटोमेटिकली हो जाता है, जैसे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है, बस आपने डिलीट करना है। डिलीट से करता है, ठीक है, करके देखते हैं उसका सिंटेक्स क्या है। अगेन उसका रूल यही है कि आपके पास डिस्ट्रक्टर के लिए वही तरीका कार है, ठीक है, इसके पैरामीटर्स नहीं हो सकते, डिस्ट्रक्टर को आप कुछ भिजवा नहीं सकते, ठीक है, दूसरा एक सॉफ्टवेयर हम बंद करते हैं तो बैकएंड में वो बहुत सारे काम करता है, कभी आपसे कंफर्मेशन पूछता है, इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं काइंड ऑफ, ठीक है। डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में फ़र्क ये है कि डिस्ट्रक्टर के शुरू में एक साइन होता है, ये चीज़ मेहरबानी करें इसका नाम ज़रा सीख लें, इसको कहते हैं टिल्डा, टिल्डा,
टिंडा होता है ना, टिंडा, तो नून की जगह पे लाम लगा दें, टिल्डा, ठीक है। ये आपकी जो वन होता है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क के ऊपर वन होता है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ उस तरफ होता है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, इसको टिल्डा कहते हैं। मेहरबानी करें इसका नाम याद करें, टिड्डा टिड्डा टिल्डा। सलाह में ले पाते करेंगे ना वो नाम डी है। सही है, अच्छा, इसको कहते हैं टिल्डा। तो आपने क्लास का नाम ही लिखना है वैसे का वैसा, पैरामीटर कोई नहीं, और पीछे एक टिल्डा होना चाहिए, ठीक है, दैट इज द डिस्ट्रक्टर। जब आप इसको बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, बस वो उधर ही देख लें, किधर है, ये रहा, ये रहा आपका डिस्ट्रक्टर। पहले ऊपर उसी तरीके से इसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक, और यहाँ पे आके आप इसकी बॉडी बनाएंगे, एग्जैक्ट वही चीज़ है, इसका नाम बस टिल्डा से शुरू होता है, बाकी सारे उसूल वही के वही हैं, ठीक है। एम्प्लॉय कोलन कोलन टिल्डा टिल्डा एम्प्लॉय, ठीक है, अब ये सारी उम्र मेरे। अच्छा, सही है जी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक सी आउट कर रहे हैं, हमारी और कोई हाउसकीपिंग नहीं है, हम सिर्फ अपनी समझ के लिए यहाँ पे सिर्फ एक सी आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे जाके मैं नया एम्प्लॉय क्रिएट करूंगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, सैलरीज की सेट हो जाएगी। यहाँ पे आके जब मैं डिलीट करूंगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो अपना काम करेगा और उसके बाद मेमोरी फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये डिलीट ई मैं लिखूंगा तो उस वक्त क्या चीज़ मेरे पास आउटपुट आनी चाहिए, इंस्टेंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, रिमूव लिखा हुआ है। तो ये देखें, ये पहले मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया, 10,000 सैलरी आउटपुट करवाई, जो कि आपने भी बोला, और ये इंस्टेंस फिर मैंने रिमूव कर दिया, ये डिलीट हो गया। उसके बाद नया इंस्टेंस क्रिएट हुआ तो वो इस तरीके से क्रिएट हुआ, ये चीज़, और एंड ऑफ मेन। डिलीट को कॉल करने से पहले उसने खुद ही कर लिया, डिलीट को जब हमने लिखा ना डिलीट ई, तो उसको पता चल गया कि मैंने इस ई को फ्री करना है, तो फ्री करने से पहले उसका डिस्ट्रक्टर खुद कॉल कर लेता है। जब डिलीट ई एग्जीक्यूट होगा ना तो दो काम होंगे, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और प्लस मेमोरी फ्री की जाएगी। ये ई ने खुद कॉल की या डिलीट ने कॉल करवाया? कंपाइलर कॉल भिजवाता है उसको, ई खुद नहीं कॉल करता अपने आप को। जी पूछो, सर ये इन आपने यहाँ पे लिखा है, किधर लिखा है, ड्राइवर में लिखा आपने लिखा, कहाँ लिखा है, इन में हाँ ड्राइवर में लिखा आपने लिखा, जी 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 आपने पता नहीं कैसे। जी। ड्राई रन में मैं बहुत सारी चीज़ें इसलिए गायब करता हूँ क्योंकि आई अस्यूम कि वो अभी तक आपको पता है। नहीं सर, मुझे ये सोच लगा कि आपने बोला क्लासेस के अंदर आपने इसको लिखना ही नहीं है, आपने लिखना ही नहीं है। जी जी, ये क्लास ख़त्म हो चुकी यहाँ पे, ये सिंटेक्स ज़रा आप क्लियर करें अपने आप को, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस मांगेगा। क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गई, उसके बाद ये आपके दो फंक्शन हैं जो कि क्लास की बॉडी से बाहर बने हुए हैं, और फिर यहाँ से आपका मेन शुरू हो रहा है, ठीक है। इस कोड को थोड़ा सा देखेंगे, ये देखें इसी तरीके से यहाँ पे क्लास की डिक्लेरेशन ख़त्म हो गई, इसके बाद ये दो मेथड जो हैं हमने इनकी बॉडीज़ बाहर बनाई हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से मेन शुरू हो रहा है, ठीक है। सिंटेक्स पे अपने आप को थोड़ा क्लियर करें वरना कन्फ्यूजन रहेगी फिर, ठीक है। यहाँ तक सही हो गया जी, ठीक है, क्लियर है अच्छे तरीके से, ओके। सर वो बात समझिए, कंपाइलर कंपाइलर ई को कहता है कि जिस तरह कंपाइलर को ये पता है ना कि मेमोरी फ्री करनी है, उस तरह उसको ये भी पता है कि डिस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो जैसे हम लिख सकते हैं ना कि ई एरो और किसी फंक्शन का नाम, तो हम भी तो कंपाइलर को ही कह रहे होते हैं ना कि ये काम करो, तो हमारे कहे बगैर वो डिलीट की वजह से वो काम कर लेता है। तो डिलीट की वजह से दो काम होते हैं, पहले वो डिस्ट्रक्टर से पहले डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जी, फिर फ्री कर देता है, यूँ लफ्ज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि डिलीट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, कॉलिंग द डिस्ट्रक्टर एंड देन फ्रीइंग अप द मेमोरी। सही हो गया या तो ठीक है। चलो काफ़ी आज के लिए फिर मेरा काफ़ी तो नहीं है, दूसरी चीज़ आज का ही लेक्चर था लेकिन 12, चलो खैर थोड़ा सा मैं रिकैप आपको दोबारा देता हूँ, ज़रा देखें यहाँ पे, ठीक है। बात हमने यहाँ से शुरू की कि इन चीज़ों के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर मुझे मेंबर और फील्ड का लफ्ज़ नहीं पता होता तो ये नीचे डिस्कशन बड़ी मुश्किल हो जाती, ये सैलरी कौन सा है और वो सैलरी कौन सा है, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी क्लियर किया करें अपने आप को, टर्मिनोलॉजी जब क्लियर होगी तो फिर आपको बात अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। सिंटेक्स टर्मिनोलॉजी पहला काम है, ठीक है। ये दो चीज़ें जब आपको क्लियर हो जाए उसके बाद फिर आप लॉजिक पे जा सकते हैं। अक्सर लोग मुझे ये कह रहे हैं कि भाई लॉजिक लॉजिक लॉजिक, भाई लॉजिक का मसला आप लोगों का नहीं है, फिलहाल आप लोगों का मसला सिंटेक्स का है, जिसकी वजह से आप लोगों को असाइनमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट्स के साथ फॉरी करें थोड़ी सी। अच्छा तो हमने यहाँ पे किधर है, मैं क्या करूँ, मुझे बताते नहीं कि मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे हमने मेंबर्स और ये बना लिए मेथड्स, ठीक हो गया, मेंबर्स और मेथड्स। फिर हमने कहा कि जब भी कोई इंस्टेंस क्रिएट होता है तो कभी कभी उसके लिए कुछ इनिशियलाइजेशन चाहिए होती है।
तो बजाय इसके कि इनिशियलाइजेशन हम बाहर से पहले इंस्टेंस क्रिएट करें फिर वहां पे हर दफा खुद इनिशियलाइज करें, एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि सारी की सारी जो लॉजिक है एक क्लास से रिलेटेड, एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी लॉजिक है वो सारी की सारी क्लास के अंदर ले जाओ। तो हम जो भी इनिशियलाइजेशन की लॉजिक है सारी की सारी ले जाते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, एक खास मेथड के अंदर जिसका नाम क्लास वाला होता है और उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती है, उसके अंदर हम ले जाते हैं। उस मेथड को कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो क्लास को कंस्ट्रक्ट करता है, इंस्टेंस को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, क्लास के एक इंस्टेंस को कंस्ट्रक्ट करता है, विच इज टू से कि इनिशियलाइजेशन करता है जो भी आपको चाहिए। ठीक हो गया? ओके। फिर उसके बाद हम लोगों ने आके इसको इस्तेमाल किया, उसके अंदर हमने सैलरी को सेट किया, फिर आगे हमने जब इंस्टेंस क्रिएट किया तो हमें पता चल गया कि इंस्टेंस की क्या वैल्यू सेट होगी। दूसरा काम हमने ये किया कि कभी कभी आपके पास कंस्ट्रक्टर्स मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि कभी आपको ये पता होगा कि इस बंदे की सैलरी है, कभी पता होगा नहीं है, तो दिस इज काइंड ऑफ ऑप्शनल। तो ऑप्शनल के लिए हमारे पास तरीका ये है कि हम फंक्शंस को करते हैं ओवरलोड। यहाँ पे चूंकि मेथड है तो हम मेथड को करते हैं ओवरलोड, या मोर स्पेसिफिकली चूंकि कंस्ट्रक्टर है तो हम कंस्ट्रक्टर को करते हैं ओवरलोड। ठीक है, ओवरलोड का क्या मतलब है कि आपके पास नाम दोनों फंक्शंस का, मेथड्स का एक ही हो, नाम फंक्शन मेथड कंस्ट्रक्टर जो भी आप कहना चाहिए। यहाँ पे चूंकि कंस्ट्रक्टर मैं कंस्ट्रक्टर का नाम बोलता हूँ, कंस्ट्रक्टर का नाम एक ही हो जो कि क्लास वाला नाम है, पैरामीटर्स जो है या उनका नंबर फर्क हो या उनकी टाइप फर्क हो। ठीक हो गया? अगर इन दोनों में से ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो जाएंगी, नाम सेम और पैरामीटर्स फर्क, यूं कह लें तो फर्क में दोनों चीजें आ गई, या नाम फर्क है या टाइप फर्क है। ठीक है, रिटर्न टाइप की बात नहीं हो रही, गौर से देखें, रिटर्न टाइप आप चेंज नहीं कर सकते। अगर एक ही रिटर्न टाइप एक है तो दूसरे की रिटर्न टाइप भी वही होगी, रिटर्न टाइप की बात नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे तो रिटर्न है ही नहीं ना, इधर तो आप लिख ही नहीं सकते रिटर्न टाइप। लेकिन वैसे भी अगर आप फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो वहां पे भी ये बात है। ओके, तो ये जब जो चीजें आपके पास आ जाएंगी तो इट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको करेंगे। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ओवरलोडिंग प्रोवाइड्स यू एन ऑप्शन। तो वो किसी पैरामीटर को ऑप्शनल कर देता है। एक कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, दूसरा कह रहा है मुझे चाहिए, तो अगर आप नहीं भेजेंगे तो उस वाले को कॉल भिजवा दी जाएगी जिसको नहीं चाहिए, अगर आप भेजेंगे तो उस वाले को कॉल भिजवा दी जाएगी जो कि लेता है पैरामीटर। ठीक हो गया? तो इट प्रोवाइड्स यू ऑप्शंस। जब आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो जाता है, तो अब जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो नाउ यू हैव द ऑप्शन ऑफ पासिंग द सैलरी और नॉट पासिंग द सैलरी। दोनों के हिसाब से जो भी अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर होगा उसको ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी। फाइनल चीज जो कि हमने देखी है यहाँ पे, फाइनल तो नहीं, फाइनल से पहली, वो ये है कि हमारे पास जब भी आप किसी मेथड के अंदर बैठे होते हैं तो मेथड के अंदर आपके पास आपके करंट इंस्टेंस का, गौर से सुने दोबारा, आपके करंट इंस्टेंस का पॉइंटर आपको फ्री में दिया जाता है। फ्री मीनिंग कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता, उसको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, दैट्स जस्ट अवेलेबल टू यू। ठीक है, मेथड के अंदर आपको करंट इंस्टेंस का पॉइंटर दिस के नाम से दिया जाता है। बिकॉज इट्स अ पॉइंटर वी कैन यूज इट लाइक अ पॉइंटर। तो दिस एरो सैलरी, व्हेनेवर यू से दिस एरो और आगे कोई भी चीज, तो दिस एरो का मतलब हुआ कि करंट इंस्टेंस की सैलरी, करंट इंस्टेंस का आप आगे किसी फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? ये बात समझ आ गई? तो दिस इज सिंपली अ पॉइंटर टू द करंट इंस्टेंस। करंट इंस्टेंस को आप जिधर से जैसे भी इस्तेमाल करते रहे, अब आप दिस के जरिए से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक बात सही हो गई? ठीक है, कोई सवाल है तो पूछे। और फाइनली एक डिस्ट्रक्टर हमने देखा जो कि हाउस कीपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी आप मेमोरी फ्री करते हैं तो वो कॉल होता है। एक बात जरा यहाँ पे देखें, इस कोड को देखें और इस आउटपुट को देखें। ये डिलीट हो गया ना ई, इसके अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय इंस्टेंस बीइंग रिमूव्ड आ रहा है। ठीक, बाद में जाके हमने ये न्यू एम्प्लॉय बनाया है जिसकी सैलरी 2000 है। इसका यहाँ पे देखें कोई वो नहीं है, रिमूवल वाला कॉल इसकी नहीं हुई भी है। इसका मतलब है कि आपने चूंकि इसको डिलीट कॉल नहीं किया तो मोस्ट लाइकली ये पड़ा हुआ है अभी तक मेमोरी में। ठीक है, तो जब आपने किसी चीज को इस्तेमाल कर लिया, आपको पता है मेरा फंक्शन खत्म होने वाला है, मैं जो काम इसके साथ कर रहा था वो खत्म हो गया, इसको जाके डिलीट करें। ठीक, और पॉइंटर को नल करें। पहले पॉइंटर को नल क्यों नहीं किया था? क्योंकि फौरन उसके बाद मैं एक नया इंस्टेंस बना के ई में डाल रहा था। जब भी आपको पता चल जाए कि मैंने एक न्यू के जरिए से कोई चीज बनाई है, अब मैंने इस्तेमाल नहीं करनी, फौरन उसको डिलीट करें, पॉइंटर को नल करें। पॉइंटर को नल का किस्सा हम पहले कर चुके, क्योंकि उसकी वजह से मसाइल पेश आते हैं कल को जाके। ठीक है, गार्बेज वैल्यूज होंगी, आपको पता नहीं है, आप समझ रहे हैं मैं एम्प्लॉय में लगा हूं, उसकी सैलरी को सेट कर रहे हैं, आप कहीं पे वो लिटरली इस तरह है कि जैसे कूड़े का ढेर है और उसके अंदर आप छोटी घुमा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, गार्बेज को आप और गार्बेज बना रहे हैं वहाँ पे। सही है जी? ठीक है, तो पॉइंटर को फौरन नल करें ताकि अगर कहीं पे आप इस तरह का काम करने लगे तो वो आपको एक लगाए कि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, मत करो। ठीक हो गया? यहाँ तक बात सही है। अगर आप
अगर आप ये पॉइंटर को नल नहीं करते यहाँ पे, ठीक है, तो नाउ दिस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू समथिंग विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट। नो लॉन्गर एग्जिस्ट का मतलब है कि वो फ्री कर चुके हैं, आप चीज वहां पड़ी है लेकिन इट्स एसेंशियली गार्बेज। तो इस चीज को कहा जाता है डैंगलिंग पॉइंटर, ठीक है। डैंगलिंग का मतलब है हवा में लटक रही है, ठीक है, तो इट्स पॉइंटिंग टू एसेंशियली गार्बेज, तो इस चीज को कहा जाता है डैंगलिंग पॉइंटर, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई पॉइंटर है जो कि जिस चीज को पॉइंट कर रहा था उसको आपने डिलीट कर दिया है, तो नाउ दिस पॉइंटर इज कॉल्ड द डैंगलिंग पॉइंटर। अगेन इट्स अ वेरी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है, ठीक है। तो पॉइंटर जिस चीज को पॉइंट कर रहा था उसको आपने फ्री कर दिया, तो नाउ दिस इज अ डैंगलिंग पॉइंटर। तो डैंगलिंग पॉइंटर को फौरन नल करना चाहिए, ठीक हो गया, सही है जी। अभी आप लोग ये के साथ लिखें, सिस्टम ऑन करें और ये लिखें जी। सवाल पूछो, क्या करें? हाँ मैं एक सेकंड बताता हूँ, आप लोग सिस्टम वगैरह ऑन करें, मैं ये वाली बात बताता हूँ। सर आपने कहा था कि फंक्शन आपका फंक्शन ओवरलोड का बता रहे थे कि उसमें रिटर्न टाइप सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए, ओवरलोडिंग में आपके पास रिटर्न टाइप सेम ही होगी, बस जो फर्क होगा वो पैरामीटर में आएगा। नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर या टाइप ऑफ पैरामीटर्स। अच्छा देखें, ये एक बात ये जो यहाँ पे बीच में रह गई वो ये है कि आपका कंस्ट्रक्टर जो है आपको वापस कोई चीज सिरे से भिजवा ही नहीं सकता। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि कंस्ट्रक्टर वापस कोई चीज आपको भिजवाए। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या बना रहा है? इंस्टेंस बना रहा है, ठीक है। इट्स अ कंस्ट्रक्टर विच इज कंस्ट्रक्टिंग द इंस्टेंस, तो उसने आपको वापस इंस्टेंस ही भेजना है। यहां पे देखें, न्यू एम्प्लॉय जब हमने किया है तो ये बाय डेफिनेशन हमें इंस्टेंस का एड्रेस वापस भेजेगा, ये इंस्टेंस हमें वापस भेजेगा। हम इसके जरिए से कोई और चीज सिरे से ले ही नहीं सकते। तो जब ले ही नहीं सकते तो वॉइड लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं जी और कुछ नहीं भेजेगा, वो मुझे पता है, चुप करके बैठो, ठीक है। मैंने इंस्टेंस ही भेजना है, वॉइड का मतलब होता है मैं कुछ नहीं भेजूंगा, वो बात भी गलत है, कुछ तो भेजेगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको कहा जाता है कि कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप आप सिरे से लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इसने बाय डेफिनेशन कंस्ट्रक्टर का काम है इंस्टेंस वापस भेजना, ठीक। तो ये और कोई चीज नहीं भेज सकता। तो जब पता है कंपाइलर को कि इसने इंस्टेंस ही वापस भेजना है, तो नाउ यू कैन नो लॉन्गर राइट द डाटा टाइप, रिटर्न टाइप, ठीक है।